हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DDU बीएड गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, जो कि बुक है समावेशी शिक्षा के मूल तत्व। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का MCQ, और आप लोगों को बहुत जल्दी यह सारे MCQ टॉपिक जो हैं वह कवर करा दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत होकर आप लोग स्टडी करते रहिए। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। पहला जो आप लोगों का टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन जो परिचय दिया है, उसमें पहला चैप्टर शिक्षा से रिलेटेड भी है कि पहले आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है। उसके बाद से समावेशी शिक्षा के बारे में जो उसका डिफिनेशन हो गया या कंसेप्ट हो गया, यह पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को उससे मिलेगा। तो यह कथन किसका है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। तो पहले भी आप लोग शिक्षा के बारे में बहुत सारा पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। तो यह कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य, यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है। तो विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य या वैकल्पिक शैक्षिक रणनीतियों को डिजाइन करना या गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रम का निर्माण करना। तो विशेष शिक्षा जो है उसका उद्देश्य है, यह राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जो कि समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा जो कि समानता की बात करता है। समावेशी और विशिष्ट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जहाँ समावेशी शिक्षा है वह कहता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और ये जो विशिष्ट शिक्षा है वह किसको मिलना चाहिए? दृष्टिबाधित हो गए, श्रवण बाधित हो गए, अस्थि बाधित हो गए, या किसी प्रकार का विकलांग बालिक हो गए। तो ये सभी क्या है? इनको विशिष्ट शिक्षा दिया जाता है। इनके लिए ये जो विशिष्ट शिक्षा है, इसमें आपको क्या है, इसमें खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। समावेशी शिक्षा उतना खर्चीला भी नहीं होता है, और इसका जो पाठ्यक्रम होता है वह एक निश्चित होता है। इसमें जो शिक्षक होते हैं वो एक लिमिट तक ही पढ़ाते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा होता है वह कहता है कि सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, उसके अधिकारों का बात करता है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट शिक्षा कार्यक्षेत्र है। विशिष्ट शिक्षा का कार्यक्षेत्र क्या क्या है? तो देख लेते हैं। पहचान कराना, मापन एवं मूल्यांकन, मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा का ये सभी कार्यक्षेत्र हैं। उसमें पहचान कराना, इंट्रोडक्शन कराना, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको शिक्षा देना, मापन और मूल्यांकन करना। मापन और मूल्यांकन तो जो समान बच्चे होते हैं उनका भी होता है, और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनका भी होता है, और इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का आवश्यक लक्षण क्या है? समावेशी शिक्षा का आवश्यक लक्षण क्या क्या है? तो देख लेते हैं कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो समावेशी शिक्षा है वो अधिकारों का बात करता है। तो इसीलिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मापन एवं मूल्यांकन होना चाहिए। तो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि समावेशी शिक्षा अर्थात सबके लिए शिक्षा, चाहे वो विकलांग हो, दृष्टिबाधित हो, अस्थिबाधित हो या सामान्य बालक हो, सभी को शिक्षा मिलेगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक विकलांगता का प्रकार है।
शारीरिक विकलांगता। अब एक व्यक्ति का शरीर है और उसके अंदर कौन कौन सी विकलांगता आएगी, तो शरीर के अंदर ही बाड़ी दोष भी होता है, दृष्टि दोष भी होता है, श्रवण दोष भी होता है। यह सभी क्या है, शारीरिक विकलांगता ही है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बाधित का प्रकार है, तो बाधित का प्रकार जो है वह अस्थाई बाधित होता है, आंशिक बाधित होता है और अस्थाई बाधित होता है। बाधित का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई बच्चा है तो वह अस्थाई बाधित हो गया, अर्थात उसका एक पैर कट गया, अब पैर तो वापस आ नहीं सकता है, तो इसलिए वो क्या हो गया कि वह अस्थाई बाधित हो चुका है। कभी कभी किसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको जैसे कोई ऐसा चोट लगा जो कि कुछ दिन बाद से वह ठीक हो जाता है, तो जिसका उपचार हो जाए वह क्या है, अस्थाई बाधित कहलाएगा। अर्थात उसका उपचार हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, उसका उपचार हुआ, वह ठीक हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अस्थाई बाधित, अर्थात वो अस्थाई बाधित है। और आंशिक का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम होता है। जैसे आप लोगों को कहीं चोट लग जाता है तो काफ़ी दिनों तक वह चोट रहता है, जैसे उंगली कट जाना, कहीं पैर कट जाना, तो एक दिन में वो ठीक नहीं होता है, लेकिन कुछ आंशिक काल तक वह रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार हो जाता है और कुछ नहीं होता है। इस प्रकार के कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें कि कुछ सुधार हो जाए और कुछ ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, आंशिक बाधित कहलाएगा। कुछ ठीक हो जाए और कुछ नहीं हो, तो उस प्रकार की जो बाधिता है वह आंशिक बालक, अर्थात थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि बालक की प्रारंभिक पहचान का समय है। बालकों की प्रारंभिक पहचान का समय है युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो बालकों की प्रारंभिक पहचान का समय होता है, वह होता है शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्रीनिंग व रेफरल का उद्देश्य क्या है। स्क्रीनिंग व रेफरल का उद्देश्य क्या है, बताइए लो। बालकों की कठिनाइयों की पहचान करना, अनौपचारिक मूल्यांकन करना, परामर्श की व्यवस्था होना या उपर्युक्त सभी। तो जो स्क्रीनिंग व रेफरल का उद्देश्य होता है वह बालकों की कठिनाइयों की पहचान कराना, अनौपचारिक मूल्यांकन करना और परामर्श की व्यवस्था करना, यह सभी होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के लिए कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध है। बालकों के लिए कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का संबंध है बालकों के अधिकारों की रक्षा से, बालकों की शिक्षा व्यवस्था से, बालकों की कमजोरियों की समीक्षा से या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका में विकलांग शिक्षा अधिनियम कितने प्रकार की विकलांगता को समर्थन व सुरक्षा प्रदान करता है। अमेरिका विकलांग शिक्षा अधिनियम, ध्यान रहे इंडिया की बात नहीं कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है। कितने प्रकार की विकलांगता को समर्थन व सुरक्षा प्रदान करता है, तो 13 प्रकार का करता है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप दिया जाता है। शीघ्र हस्तक्षेप दिया जाता है जैविक जोखिम वाले बालकों को, अस्थापित जोखिम वाले बालकों को, विकासात्मक देरी वाले बालकों को या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देख लेते हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप का क्या अर्थ होता है। शीघ्र हस्तक्षेप का अर्थ यह होता है कि जब भी जैसे माता के गर्भ में यदि बच्चे होते हैं तो हमें उस वक्त भी ध्यान देना चाहिए कि इस समय किस प्रकार की प्रोटीन, कैसी माता को भोजन दे, ताकि बच्चा जो हो वह जन्म ले तो एक काफ़ी अच्छा स्वस्थ और अच्छा सा बालक एक स्वस्थ रूप से जन्म ले। तो वो क्या है, शीघ्र, अर्थात जल्दी से उस पर ध्यान दिया जाता है। उसी प्रकार यदि बच्चा जन्म ले लिया है और उसके बाद से उसको यह देखा जा रहा है कि इसके आँखें में कुछ कमियां हैं या उसके पैरों में कुछ कमियां हैं किसी प्रकार के,
तो उसका तुरंत इलाज करवाएं या तुरंत उसको डॉक्टर का परामर्श ले, तो वो क्या कहलाएगा? जो तुरंत, जो शीघ्र, जब भी देखे कि कोई प्रॉब्लम हो तो उस पे तुरंत एक्शन ले, तो वही क्या कहलाता है? शीघ्र हस्तक्षेप कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र हस्तक्षेप के लक्ष्य व उद्देश्य हैं अक्षमता के प्रभाव को कम करना, बच्चे के विकास दर में तेजी लाना, बालक के स्वतंत्र कामकाज कौशल को बढ़ावा देना, उपर्युक्त सभी। जब भी हम कोई बालक बीमार है, जैसे आप लोगों को भी बुखार आ जाए तो क्या होगा? यदि तुरंत उसका इलाज नहीं कराया जाए तो वो फीवर बढ़ता जाएगा, न कि वह फीवर कम होगा। तो चाहे कोई भी रोग हो, छोटा बड़ा, तो छोटा भी कोई भी डिसीजेज हो तो वो छोटा नहीं होता है, वो कल चल के बड़ा रूप ले लेगा। इसलिए शीघ्र हस्तक्षेप जरूरी होता है, तुरंत उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शीघ्र हस्तक्षेप के मॉडल हैं गृह आधारित मॉडल, केंद्र आधारित मॉडल, माता पिता परामर्श मॉडल, उपर्युक्त सभी। किस किस तरीके से, किसके सहायता से शीघ्र हस्तक्षेप लिया जा सकता है? तो कौन लेगा? घर के जो माता पिता हैं वह ले सकते हैं शीघ्र हस्तक्षेप, घर के जो भी गार्जियन हैं वह ले सकते हैं। केंद्र के द्वारा, यदि केंद्र में बच्चा पढ़ रहा है तो केंद्र का भी जिम्मेदारी बनता है, राष्ट्र में है, देश में है, कॉलेज में है, विद्यालय में है, तो ये सभी क्या है? यह सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र हस्तक्षेप का संबंध किस वायु वर्ग से है? अर्थात जो शीघ्र हस्तक्षेप लिया जाता है वो किस आयु स्तर से लिया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि जो शीघ्र हस्तक्षेप होता है वह जन्म से लेकर और 6 वर्ष तक होता है। कभी भी जब माँ के गर्भ में बच्चे हो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा जन्म ले बाल्य शैशवावस्था में हो तो भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात जो, यदि बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको जल्दी ही बचपना में यदि ठीक कर लिया जाए तो वह बहुत काफ़ी हद तक सही होगा, और वही बच्चा जब यदि बड़ा हो जाए उसके बाद उस पर ध्यान दिया जाएगा तो हो सकता है कि बच्चे ठीक हो पाए या पूरी तरीके से ठीक ना हो पाए। तो इस प्रकार के जो शीघ्र हस्तक्षेप होता है उसका पीरियड होता है कि जन्म से, 0 का मतलब हुआ जन्म से और 6 वर्ष तक, इसके अंदर में यदि आप शीघ्र हस्तक्षेप करते हैं, जल्दी से बच्चों पे ध्यान देते हैं तो उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आता है। अगला क्वेश्चन है कि शीघ्र हस्तक्षेप के लाभ में शामिल नहीं हैं, तो इसके लाभ देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या लाभ है। तो शीघ्र हस्तक्षेप, बालक चिड़चिड़े हो जाते हैं, विकास की नींव मजबूत करने में सहायक होता है, समावेशी वातावरण उपलब्ध कराना होता है, हीन भावना को दूर करना होता है। तो यदि कोई बालक है और उसको लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, वह जब भी बोलता है तो एक तुतलीपन की आवाज़ से बोलता है, जिसके वजह से वह अपने दोस्तों, अपने जो भी सहपाठी हैं उसके सामने वह नहीं बोलेगा उसका, तो वो ये क्या हुआ, हीन भावना धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएंगी। तो यदि उसके बारे में शीघ्र हस्तक्षेप किया जाए, उसका इलाज किया जाए, माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा भी निरीक्षण किया जाए तो कहीं ना कहीं हीन भावना भी उसकी दूर हो जाएगी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह सभी आ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि शीघ्र हस्तक्षेप बालक को कभी चिड़चिड़ा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? होवे ने, टाइड ने, डीवी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देख लेते हैं कि शिक्षा का मुख्य धारा प्रत्यय किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा होवे ने। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ कब किया गया? शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ कब किया गया था? सन 1960 में,
सन 1965 में, सन 1970 में या सन 1975 में। तो शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ किया गया था, वह किया गया था सन 1975 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत किस देश से की गई थी? रूस से, अमेरिका से, जापान से या भारत से? तो शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत की गई थी, वह की गई थी अमेरिका से। राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। हॉल व कॉफमैन ने मुख्य धारा कितने संगठन बताए? मुख्य धारा के कितने संगठन हॉल और कॉफमैन ने बताए? तो राइट आंसर हो जाएगा कि 3 प्रकार के इन्होंने मुख्य धारा का संगठक बताए थे, हॉल और कॉफमैन ने बताए थे। उपचारात्मक शिक्षण की प्रविधियां हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रविधियां हैं, तो देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसका क्या क्या टेक्निक होता है। तो स्मृति विज्ञान, निर्देशन देना, ग्राफिक संगठन, तो यह सभी क्या हैं? उपचारात्मक शिक्षण की टेक्निक्स हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन है कि शिक्षा में उपचारात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के निरीक्षण के लिए, सामान्य बालकों के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो जो शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है तो वह शिक्षण अक्षमता वाले बालकों के लिए भी होना चाहिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी होना चाहिए, सामान्य बालकों के लिए भी होना चाहिए। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण सबके लिए जरूरी है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने से है। यह तो शायद आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर बहुत बार किए होंगे। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में शामिल है? सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर की 45। जो राइट आंसर हो जाएगा 45। लास्ट क्वेश्चन है कि विशेष संसाधन कक्ष का प्रयोग किया जाता है दिव्यांग बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, व दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जो विशेष संसाधन कक्ष का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है दिव्यांग बालकों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा कि विशिष्ट संसाधन कक्ष का प्रयोग दिव्यांग बालकों के लिए किया जाता है, केवल और केवल दिव्यांग बालकों के लिए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।